Hello everyone, this is Mr. Shayan with you, an expert business and economics teacher, an educationalist and a corporate trainer. Welcome to my channel. In this lecture, I'm going to teach you today decentralization along with the advantages and disadvantages of decentralization. This lecture is going to be in Urdu language. So without further delay, here we go. वेलकम बैक। हमारा आज का टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। मूविंग ऑन, अपने टॉपिक की जाने चलते हैं। आज के मैं इस टॉपिक के अंदर आपको पढ़ाऊंगा व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, यानी किन हालात में, किन सूरत हाल के अंदर सेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर और डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर इफेक्टिव होता है। चलें जी, आगे मूव करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन होती क्या है। द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। एक बात मैं आपको पहले बताता हूं, मैंने इससे पहले एक लेक्चर बनाया था सेंट्रलाइजेशन पे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ये रहा लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, जाके देखिएगा। सेंट्रलाइजेशन के अंदर मैंने समझाया था सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन उससे बिल्कुल ऑपोजिट होती है। द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बाय द टॉप मैनेजमेंट टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट और द लोअर लेवल मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। यानी जब फैसले लेने की पावर, फैसले लेने की ताकत मिडिल लेवल मैनेजमेंट को दे दी जाती है या उससे नीचे के लेवल के मैनेजमेंट को दे दी जाती है, या जितने भी हायरार्किकल लेवल्स हैं, लेवल्स ऑफ हायरार्की जिन्हें कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उनको फैसले लेने की ताकत दे दी जाती है। इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। पहले सेंट्रलाइजेशन में सारी पावर टॉप लेवल पे, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर पावर टॉप लेवल से नीचे 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 हर लेवल के ऊपर पावर दे दी गई डिसीजन मेकिंग की। फॉर एग्जांपल, द डिपार्टमेंट ऑफ रीजनल ऑफिसेज मे टेक द डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। मिसाल के तौर पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो फैसला लेगा वो ऑन बिहाफ ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन लेगा, क्योंकि डायरेक्टर्स ने, सीईओज ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मार्केटिंग हेड को फैसला लेने की ताकत डेलीगेट कर दी है। तुम फैसला लो, तुम जानो, तुम करो। बात समझ आ रही है? हमारा इसमें अमल दखल नहीं है। दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी फैसला लेने की ताकत, फैसला लेने का पावर वो हर लेवल के ऊपर डेलीगेट कर दी गई है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं जनाब। यहां से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर फैसला लेने की ताकत दी जाती है। अगर सारे फैसले ये ले रहे हैं, सारे फैसले अगर ये लेगा, यहां पे टॉप वाला लेगा, तो सेंट्रलाइजेशन है। सारे फैसले इसके हाथ में, ये कुछ भी नहीं है, तो फिर ये बीच से हायरार्किकल लेवल हटा देंगे आप, और इसी के नीचे सारे लोग डायरेक्ट काम कर रहे होंगे, क्योंकि सारे फैसले तो ये ले रहा है। लेकिन अगर इसने फैसला लेने की ताकत इसको दे दी और इसने फैसला लेने की ताकत इन्हें दे दी और इन्होंने फैसला लेने की ताकत किसी को नहीं दी, ये नीचे इन लोगों को चला रहे हैं, क्योंकि इनके मजीद नीचे कोई काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये लोवेस्ट हायरार्किकल लेवल के ऊपर फ्रंट लाइन वर्कर्स कहलाते हैं। ये सारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इनके नीचे कोई नहीं है। अब समझो, डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इसने इसको दी, इसने इसको दी, ये फैसले अपने अपने एरिया के कर रहे हैं। ये वाले अपने एरिया के सारे फैसले कर रहे हैं, ये वाले अपने एरिया के फैसले कर रहे हैं। हर हायरार्किकल लेवल के ऊपर लोग अपने अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड फैसले करने में, ज़हन में रखना, अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड फैसला करने में खुद मुख्तार हैं। अपना फैसला नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं करेंगे। मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी डेलीगेट कर दी जाती है। दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब। आगे अब मैं आपको समझाऊंगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन।
एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला एडवांटेज, सबसे पहला फायदा डिसेंट्रलाइजेशन का ये है कि बेनिफिट ऑफ स्किल्ड वर्कर। देखो मेरे पास जो लोग काम कर रहे हैं या जिनको भी मैं हायर करता हूं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन लोग हायर करते हैं, किसी मैनेजर को झाड़ू मारने के लिए हायर नहीं किया जाता है। मैनेजर को हायर किया जाता है उसके स्किल्स की वजह से, उसकी एबिलिटीज की वजह से। आप उनके स्किल्स और उनकी एबिलिटीज का फायदा उठाते हैं जब आप उन्हें फैसला लेने की ताकत देते हैं, तो वो अपनी एफिशिएंसी दिखाते हैं। हमारे यहाँ नॉर्मली दोस्तों में, यारों में, घरों में ये बात बड़े, एफिशिएंसी ना दिखाओ भाई, एफिशिएंसी दिखाओ। अगर स्किल्ड हो एफिशिएंसी दिखाओ, दिखाओ, बताओ, समझाओ कि इस काम को बेहतरीन अंदाज से जल्दी कैसे कंप्लीट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। सो स्किल्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ द एम्प्लॉइज, स्पेशली द मिडिल मैनेजमेंट, उनसे बेनिफिट लिया जाता है। नंबर 2, फास्ट डिसीजन मेकिंग। सेंट्रलाइजेशन में स्लो डिसीजन मेकिंग हो जाती है, ये एक डिसएडवांटेज है। क्यों? आपको इंतजार करना पड़ेगा। जनाब ओनर आएंगे, सेठ साहब आएंगे, वो टॉप लेवल मैनेजर आएंगे तो वो फैसला करेंगे। यहाँ पे तो फैसला मिडिल लेवल मैनेजमेंट के हाथ में है। ये यूं 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 फैसले करते हैं क्योंकि ग्राउंड रियलिटी से ये ज्यादा अवेयर हैं, ये वहीं खड़े हैं, इनको पता है, इनका एक्सपीरियंस ही अपना फैसला लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फास्ट डिसीजन मेकिंग एडवांटेज है डिसेंट्रलाइजेशन का। आगे बढ़ते हैं जनाब। मोटिवेटेड स्टाफ। देखो जब लोगों को फैसला लेने की, मैनेजर्स को फैसला लेने की ताकत मिलेगी तो वो मोटिवेट होंगे, क्योंकि हमारे स्किल्स के ऊपर एतबार किया गया, हमें वैल्यू दी गई है, हम पे ये एतबार किया गया है कि हम फैसला लेने के काबिल हैं। वो मोटिवेट होंगे, उनको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और यूजुअली ये होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे फैसले ऊपर से आते हैं तो नीचे वाले जो स्किल्ड ज्यादा होते हैं वो समझ जाते हैं, वो जान जाते हैं कि ये फैसला गलत है, इससे डिजास्टर आएगा, और वो चीज उन्हें मजीद डिमोटिवेशन में डालती है। लेकिन फैसला ही वो कर रहे हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स खुद फैसला कर रहे हैं, वो अवेयर हैं सूरत हाल से। जब वो अवेयर हैं तो वो मोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है। इंप्रूवमेंट इन अकाउंटेबिलिटी। अगर सारे फैसले ऊपर होंगे तो आप रिस्पॉन्सिबल किसे ठहराएंगे? आप पकड़ेंगे किसे? आप अपना गर्दन पकड़ेंगे कि मेरी गलती थी। लेकिन जब आप डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नीचे डेलीगेट कर देते हैं तो ऐसे में अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। आपको पता होता है कि गलत फैसला किसने लिया, गलत फैसला कहां लिया गया, किसने मेरा गलत फैसला लिया, और किसको मैं जाके पकड़ूं, किससे पूछूं कि भाई तुमने क्यों ये फैसला लिया। स्टाफ्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इनपुट्स एंड विल लीड टू इंप्रूवमेंट। अगर उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, उनको हेल्प की जरूरत है, तो आप उनको इंप्रूव कर सकते हैं, दैट्स फाइन। तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर के अंदर, जो कि बहुत अच्छी चीज है। लास्ट एडवांटेज, वैसे तो बहुत सारे एडवांटेज है लेकिन मेन उठाएं, इंकरेजमेंट ऑफ द टीम वर्क। देखो यूजुअली होता है कि हर इंसान अच्छा लीडर नहीं होता, लेकिन जब आप बहुत सारे मैनेजर्स डेलीगेट करते हैं उसमें से आप लीडर निकाल लेते हैं, वो लीडर कई जगह के ऊपर अच्छी टीम बना लेते हैं अपनी। तो कंबाइंड वर्क अक्रॉस द टीम्स एंड द डिपार्टमेंट स्पेशली फीचर्स वो डिसेंट्रलाइजेशन है, क्योंकि अब बहुत सारी टीमें काम कर रही हैं, बहुत सारे लोग मिलकर फैसले कर रहे हैं। ये लोगों को आपस में मोटिवेट करेगी, चीज क्या करेगी? मोटिवेट करेगी ये चीज। इससे इंकरेज होंगे कि वो टीम स्पिरिट, टीम की एक शक्ल निकल के आएगी। फैसला ही ऊपर वालों ने लेना है, यार हमें क्या करना भाई, फैसला तो ऊपर से आएगा। दैट इज सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर कहते हैं यार हम लोगों ने फैसला करना है, हमने तय करना है, क्या करें, तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ। इंकरेजमेंट ऑफ द टीम वर्क। क्लियर हुई बात? अच्छा आगे बढ़ते हैं जनाब। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन के डिसएडवांटेज क्या हैं? सबसे पहले इंक्रीज कॉस्ट ऑफ बिजनेस। जब आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, लोग कहते हैं भाई रोकड़ा दो, पैसा दो, ऐसे तो नहीं करेंगे, फ्री के अंदर तो हम नहीं करने वाले। तो जब आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, उनको फैसले लेने की ताकत देंगे, तो ज़ाहिर डेजिग्नेशन दे रहे हैं, दैट मीन्स आप उन्हें डेजिग्नेशन दे रहे हैं तो वो पैसा मांगेंगे, पैसा मांगेंगे तो कॉस्ट ऑफ रनिंग अ बिजनेस बढ़ जाएगी। इनएफिशिएंसी इन वर्क भी कभी कभी रिजल्ट हो जाता है। क्यों हो सकता है? देखें आपका काम है, आपका कारोबार है। जैसे एक नॉर्मली आदमी कहता है कि यार कारोबार तो वही अच्छा भाई जिस पे खुद बैठ के चला सको, किसी और के हवाले नहीं किया जाता। तो अगर आप खुद फैसले ले रहे हैं तो आप एफिशिएंट रहेंगे हमेशा, आपका एनर्जी लेवल आप नीचे नहीं आने होंगे, बिजनेस तो आपका है। कभी कभार इनएफिशिएंसी भी आ जाती है कोई भी वजह से, अगर फैसला लेने वाला या मैनेजर इंटरेस्टेड नहीं है, या हो सकता है कि उसका स्किल ज्यादा ना हो, आपने हायरिंग गलत कर ली, बाद में आपको पता चला
चला कि जनाब इसने तो मेरा नुकसान ही करवा दिया, इसने तो मेरा करोड़ों का नुकसान करवा दिया उठा के, तो कभी कभार इनएफिशिएंसी भी रिजल्ट करती है डिसेंट्रलाइजेशन में, इंक्रीज इन द चांस ऑफ मिस्टेक्स। यस, देखो अब क्या है, अगर आप सेंट्रलाइजेशन को देखते हैं तो सारे फैसले आपके हाथ में है, आप ऊपर से फैसला कर रहे हैं, सेंट्रलाइज बॉडी ऊपर जो बैठी है वो फैसला कर रही है। लेकिन जब आप बहुत सारे लोगों को फैसले लेने की ताकत डेडिकेट कर देते हैं, हर लेवल के ऊपर आप जो है वो फैसले लेने की ताकत को डेडिकेट कर देते हैं, ऐसे में क्या होता है, मिस्टेक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क की वजह से मिस्टेक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी ये बात क्लियर नहीं हो पाती कि ये फैसला मेरा है या ये काम मेरा है, ये एरिया मेरा है या ये एरिया उसका है। ऐसे में इसने भी काम किया, उसने भी काम किया, उसने भी जमा करवा दी, उसने भी जमा करवा दी, गलत की रिपोर्ट उड़ गई, मसला आ गया। बात समझ आई? अच्छा, लॉस ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन में सारे फैसले आपके हाथ में होते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर फैसले आपने दूसरों को थमा दिए, दूसरों को दे दिए। जब आपने फैसले ही दूसरों को दे दिए हैं तो अब आपके हाथ से कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता जाता चला जाता है। आप जब पूछते हैं कि सर डोंट वरी हम कर रहे हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता, और अगर आप वीक पर्सनैलिटी वाले हैं तो आपको खुद लाइन लगा दिया जाता है। लेकिन वो एक अलग बात है, जब प्रोफेशनल ट्रेनिंग की बात करेंगे तो हम बाउंस बैक की बात करेंगे इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं जनाब, लॉस ऑफ कंट्रोल मैंने आपको समझाया। अच्छा, कम्युनिकेशन इश्यूज, अगर डिसेंट्रलाइजेशन में जॉब या टास्क जो डेडिकेट की गई है अगर उसको क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो ये कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं। देखें, वो एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट किया जाता है ना कि बच्चों के कानों में बात बोली जाती है, 4 5 6 बच्चों के बाद वो बात बिल्कुल बदल जाती है। ऐसे ही है, अगर हर लेवल के ऊपर, हर लेवल पे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी या कम्युनिकेशन के मैसेजेस आते चले जा रहे हैं और नीचे जा रहे हैं, तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि फाइनल लेवल के ऊपर बात कहीं की कहीं समझी जाती है। तो कम्युनिकेशन इश्यूज कभी कभी रिजल्ट करते हैं और कम्युनिकेशन हमेशा बहुत क्लियर रहनी चाहिए डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर के अंदर। अगर कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉब्लम हुआ तो पूरा बिजनेस करके बैठ जाएगा। अच्छा जी, अगली हम बात करेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर। मैंने ये सेंट्रलाइजेशन के अंदर भी समझाया था, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर भी दोबारा से मैं आपको समझा देता हूं कि किन किन हालात में कौन सी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या स्ट्रेटजी जो है, सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर या डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, ये कारआमद होता है, बेनिफिशियल होता है, फायदेमंद होता है। सबसे पहले साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है तो आप सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर नहीं ले सकते। पीएसओ एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बेशुमार उसके जो हैं वो पेट्रोल पंप्स हैं, ऊपर बैठने वाला एक आदमी सारे फैसले नहीं लेगा। यूनिलीवर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उसके अरबों डॉलर्स का उसका टर्नओवर है और उसके नीचे आई डोंट नो कितनी कंपनीज यूनिलीवर के नीचे हैं, कितनी कंपनीज उसके नीचे काम कर रही हैं, एक आदमी तो फैसले नहीं ले सकता। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा हो जाता है तो उनको डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर अपनाना पड़ता है। हर कंपनी, हर लेवल के ऊपर लोग अपना फैसला लेने के लिए खुद मुख्तार होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब। स्केल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिसीजन। देखो, अगर डिसीजंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और गलत डिसीजन शदीद हाई कॉस्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसे में सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर काम करता है। ऊपर वाले अगर वो एक्सपीरियंस है, टॉप मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है, यार वही फैसला लें, नीचे नहीं, क्योंकि उनके जैसे बैंक्स के ट्रेजरी डिपार्टमेंट की मैंने मिसाल दी थी पहले। बैंक के अंदर ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर इनका गलत फैसला ले लिया इन्होंने तो ये पूरा का पूरा बैंक लेके बैठ जाएंगे। ऐसे में सिर्फ ट्रेजरी डिपार्टमेंट और उसके टॉप लेवल के लोग जो चीते होते हैं, मास्टर होते हैं चीजों के, वो फैसला लेते हैं। उनके फैसलों पे बैंक बचता है, उनके फैसलों पे बैंक डूब जाता है। लेवल ऑफ रिस्क, अब जिस डिसीजन को लिया जा रहा है या उस ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस कितने रिस्की हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर बहुत ज्यादा रिस्क है, टॉप मैनेजमेंट ले ले, एवरेज रिस्क है तो मिडिल मैनेजमेंट को दे दिया जाता है, भाई आप लोग फैसला करें, इतना ज्यादा मसला नहीं है, वी विल हैंडल। बात समझ आई? चलें आगे मूव करते हैं जनाब। अच्छा, कॉर्पोरेट कल्चर, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कल्चर होता है, जैसे मैंने पहले आपको समझाया था। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं? जिनके अंदर शदीद लेवल की फॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं, पेपर वर्क होता है एंड सो ऑन।
ठीक वैसे ही जैसे हमारी आर्मी है या दुनिया की हर मुल्क की आर्मी होती है, इनका कल्चर है सवाल नहीं पूछो, ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स, ये कल्चर है। क्यों? अगर हर लेवल के ऊपर लोग सवाल पूछने लगेंगे, क्यों सर, कैसे सर मेरा ख्याल है हमें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए सर, मेरा ख्याल है हमें हमला ही नहीं करना चाहिए, मेरा ख्याल है सर इंसान है, एंड सो ऑन, अगर ये सारी बातें होने लगी तो दुश्मन आपको आके मार के चला जाएगा आपके घर के अंदर। मेरी बात को आप समझने की कोशिश करें। तो कॉर्पोरेट कल्चर, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का कल्चर ही ऐसा होता है, वहां पे सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अपनाना पड़ता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऐसा होता है, वहां पे डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन चल जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पे भी डिपेंड करता है। दिस वाज माय लेक्चर ऑन डिसेंट्रलाइजेशन एंड आई एक्सप्लेन यू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अलोंग विद द इफेक्टिवनेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये डिसेंट्रलाइजेशन का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी कर दें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं दूसरों तक इस चैनल को पहुंचा दें। यकीन कीजिए बिजनेस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन से रिलेटेड सबका बहुत फायदा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।